काली ने अब हालातों का सामना करना सीख लिया था, लेकिन गांव में एक परेशानी अभी भी थी जिससे पूरा गांव जूझ रहा था, और वो थी गांव की देखरेख की परेशानी। क्योंकि सरपंच के जेल में जाने के बाद अब गांव की भागदौड़ संभालने के लिए गांव को एक काबिल हाथों की जरूरत थी। तभी गांव की एक सवारी से ठसाठस भरी बस आकर गांव के छोटे से बस स्टॉप पर रुकती है, जिसमें से अपना भारी सा बैग उठाकर एक आदमी उतरता है और बस के कंडक्टर को आवाज देते हुए बोलता है, ओ हेलो, बस के ऊपर मेरी बाइक और 2 बैग भी रखे हैं, जल्दी से उसको भी उतरवाओ। साहब, कोनो नौकर नहीं लग रहे हैं हम आपके। आपने आने का किराया दिया है, आपका सामान उतारने का नहीं। अरे यार, तो लेना 10-20 रुपए, बाइक उतारो मेरी। वैसे भी तुम्हारी इस खटारा बस से अच्छी तो मेरी बाइक है। इतनी महंगी है तो साहब बाइक से आ जाते ना। 200 रुपए से एक कम नहीं लूंगा, वो भी एडवांस। कंडक्टर क्रिश की बाइक उतरवा देता है, लेकिन बाइक उतारते ही बस जल पड़ती है और क्रिश चिल्लाता रह जाता है, ओए ओए रुक, अरे रुक। ये साले बस वालों की कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरा बैग भी ले गए, अब मैं कैसे लाऊंगा अपना बैग? क्रिश अपने कंधे पर टंगे बैग के साथ बाइक के पास खड़ा हाथ मलता रह जाता है, जिसके बाद वो किसी से रास्ता पूछते हुए काली के स्कूल के पास बने ग्रामीण सचिव के ऑफिस आ जाता है और ऑफिस पर ताला लगा देखकर वो पास से गुजर रहे एक आदमी से कहता है, अरे भैया, ये पंचायत ऑफिस पर ताला क्यों लगा है और इसकी चाबी कहाँ है? चाबी? वो तो सरपंच जी के साथ जेल में चक्की पीस रही होगी। तुम कौन हो? चोर हो क्या जो ई पूछ रहे हो? अरे भाई साहब, आप थोड़े से पागल हैं क्या? कौन सा चोर भला चाबी के बारे में पूछता है? अगर मैं चोर होता तो ताला तोड़ के ही ना अंदर चला जाता। हाँ तो तोड़ दो, ई में कौन सी बड़ी बात है? अरे यार, इस गांव के सब लोग पागल हैं क्या? पता नहीं मैं यहाँ आया ही क्यों। इतनी पढ़ाई करके भी इन पागलों के बीच बसने आ गया हूँ। थोड़ी सी मेहनत और कर लेता ना तो एसएससी तो मेरा क्लियर हो ही जाता। छोड़ो। क्रिश की बात उसके पीछे खड़ी काली सुन रही थी, जो अभी अभी बगल में बने स्कूल से अपनी नौकरी करके घर की ओर निकली थी। ओ शहरी बाबू, कौन है आप और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमरे गांव के लोगों को पागल बोलने की? हम आपको पागल दिखते हैं? माफ करिएगा, लेकिन मैंने आपको पागल नहीं कहा। ये आदमी कब से मेरा दिमाग खा रहा है। इससे मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि पंचायत ऑफिस की चाबी कहाँ है, और ये मुझे ही चोर बोलने लगा। हाँ तो ये कान्हा भैया हैं इस गांव के। बचपन में इनके दिमाग पर एक कंचा लग गया था, जिसके कारण ये थोड़े पगला गए। और रही बात इस पंचायत ऑफिस की, तो पागल तो आप हैं। देखो, दरवाजा तो खुला है। काली ये बोलकर अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे ले जाकर चुटकी बजाती है, जिससे ताला अपने आप खुल जाता है। और क्रिश जब दरवाजे के ताले को खुला देखता है तो अपनी ही आंखों को मसलते हुए खुद से कहता है, लगता है मेरे ऊपर भी इन पागल गांव वालों का असर हो ही गया है। खैर, अंदर जाता हूँ। क्रिश काली की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना बैग उठाकर मुंह टेढ़ा करके ऑफिस में घुसने लगता है कि तभी एक और चुटकी वो बजाती है और क्रिश मुंह के बल ही ऑफिस के दरवाजे पर जाकर गिरता है। और ऑफिस कई समय से बंद होने के कारण उसकी धूल उसके चेहरे पर लग जाती है, और उसका ये हाल देखकर काली उस पर हंसते हुए उससे कहती है, क्या हुआ शहरी बाबू, ऑफिस इतना पसंद आया कि ऑफिस को चूम कर देख रहे हो? हाँ 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 हाँ, वेरी फनी, बेवकूफ लड़की। क्रिश किसी तरह उठता है और ऑफिस को अच्छे से निहार कर देखता है, जिसे देखने के बाद वो खुद से कहता है, दुनिया में कहीं नरक है तो यही है। कोई बात नहीं क्रिश, कुछ महीने नौकरी कर ले यहाँ और एग्जाम क्लियर करके यहाँ से बहुत दूर चला जाइयो तू। लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? चलो इस काली लड़की से ही पूछ लेता हूँ। काली, मेरा मतलब। क्या बात है, आपको मेरा नाम कैसे पता? कहीं कोनो जासूस वासूस तो नहीं है ना आप? नहीं, मैंने तो मेरा मतलब कि। ओह, समझ गई। आपने मुझे काली नाम से नहीं, मेरे रंग की वजह से बुलाया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नाम रखा ही काली था, इसलिए कोई मुझे काली बोले तो मुझे बुरा नहीं लगता। आपका नाम क्या है शहरी बाबू? मुझे माफ करना, वो एक्चुअली आज मेरा कुछ खास दिन नहीं है। वैसे माय नेम इज क्रिश। क्या आप मुझे यहाँ आसपास कोई रहने के लिए कमरा दिलवा सकती हैं मिस? कमरे की क्या जरूरत है आपको? देखिए, 2 कमरे बने तो है, एक ऑफिस हो गया, एक रहने का कमरा। काली आगे कुछ बोलती, इतने में वहाँ कान्हा आता है और काली उसे देखकर क्रिश की फिरकी लेते हुए उससे कहती है, क्रिश सर, आप तो आ गए, लेकिन लगता है कि आप अपने असिस्टेंट से नहीं मिले। इनसे मिलिए, यह कान्हा भैया,
आपके अपने असिस्टेंट। ये तो पागल। ए पागल नहीं बोलना हमको, वरना तोहार अखियां निकाल के गोटियां खेल देब। हाँ भाई हाँ, पर काली जी ये तो थोड़े से पागल है। नहीं सर, ये हमारे गांव के पहले आदमी हैं जिन्होंने 12वीं पास की है, इसलिए इनको गांव के सरपंच का असिस्टेंट बनाया गया था। जब 12वीं पास बंदे का ये हाल है तो गांव के बाकी लोग तो बहुत महान होंगे। याद रखना क्रिस सर, ऑफिस के पास जो टंकी है ना, वहाँ से गिरकर एक लड़की मरी थी। आज भी उसके पायल की आवाज रात को आती है, थोड़ा संभल कर। काली कृष को ये बात कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और कृष भी अपने बचे हुए सामान की अनपैकिंग करने लगता है। लेकिन पंचायत ऑफिस का हाल देखकर बेचारा अपनी कमर कसते हुए बोलता है, ये पंचायत ऑफिस है, चारों तरफ कितनी धूल, ऐसा लगता है सालों से बंद है। भगवान, सच्ची बन के आया था मैं, काम वाला बना दिया इन्होंने। और ये सब करने के बाद डिप्टी सरपंच के पास भी जाना है, क्योंकि असली सरपंच तो जेल में है। कृष बेचारा पूरे पंचायत ऑफिस की सफाई करता है और फिर वहाँ से एक कमरे में अपना सामान लगाते हुए खुद से कहता है, एक बैग तो वो कमीना बस वाला ले गया, अब यहाँ आधे अधूरे कपड़े पहन के घूमूंगा क्या मैं। कृष कमरे में सामान लगाने के बाद ऑफिस में साफ सफाई करता है और शाम होने तक वो बहुत थक जाता है, जिसके कारण उस दिन तो वो आराम करता है। अगले दिन सुबह सुबह पंचायत ऑफिस का दरवाजा बजता है और कृष जैसे ही उसको खोलता है, सामने कान्हा उसके लिए खाने का डब्बा लिए खड़ा था। उठ गए सरपंच जी, मेरा मतलब सचिव जी। नहीं नहीं, वो तो नींद में है, वो देखो सो रहे हैं। दिखता नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मतलब जग ही रहा हूँ ना। बोलो अब, सुबह सुबह ये मुंह लेकर यहाँ क्यों आए हो? हम तो आपके लिए अपनी माँ से नाश्ता बनवा के लाए रहे, लेकिन आप तो बहुते भाव खा रहे हैं। ठीक है, जा ही रहे हैं हम। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे क्या बनवा कर लाए हो? आलू पूरी लाए हैं, लीजिए, गर्मा गर्म खा लीजिए। और फिर गांव में आपको मीटिंग में भी जाना होगा। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अरे सचिव जी, गांव बिना सरपंच के काम थोड़ी ना कर सकता है, इसलिए पंचायत के सदस्य मिलकर फैसला लेंगे कि चुनाव किया जाए सरपंच के लिए या पंचायत के सदस्यों में से ही किसी को चुना जाए। वैसे तो गुलशन काका का नाम आगे आ रहा है। कौन है ये गुलशन काका? आप खाना खाइए, नहाइए धोइए, फिर मीटिंग में देख लीजिएगा। कृष कान्हा से खाना लेकर खाने लगता है और नहा धोकर तैयार होकर पंचायत की मीटिंग में जाने के लिए निकलता है। तभी उसको पंचायत ऑफिस के बाहर काली दिखती है, जो कृष को ऐसे शर्ट पैंट में शहरी बाबू बना हुआ देखकर बोलती है, क्या बात है शहरी बाबू, आज तो बड़ा बन कर निकले हैं। किसी की शादी ब्याह में जा रहे हैं क्या? पर इस गांव में तो कोई आपको अच्छे से जानता भी नहीं होगा। फिर मिस काली, आपको क्या आदत है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की? नहीं नहीं, मतलब है तो बता दीजिए, कम से कम मैं आपको नजरअंदाज करके निकल तो जाऊं वहाँ से। सच कहते हैं शहरी लोग बहुत जल्दी ही एहसान भूल जाते हैं। आपके लिए हमने पंचायत ऑफिस का ताला खोला, लेकिन आप एहसान मानने की जगह हमें ही उल्टा ताना दे रहे हैं। ताला पहले से खुला था। एक मिनट, ताला तुमने खोला था? काली, अपनी जुबान पर ताला लगा, तू भी ना। वो मुझे स्कूल जाना है, बाय। काली बात को घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है और कृष भी फिर पंचायत मीटिंग में जाता है, जहाँ कुछ अधेड़ उम्र के लोग कुर्सियों पर बोझ बनकर बैठे थे। कान्हा भी वहीं मौजूद था, जो कृष के लिए एक कुर्सी को साफ करते हुए बोलता है, आइए सचिव जी, यहाँ बैठिए, ये सब पंचायत के सदस्य हैं। नमस्ते नमस्ते। कान्हा, ये सब कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं है? अरे साहब, अभी तो आप सरपंच के लिए जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनसे नहीं मिले, बस आ रहे हैं। जरा उनको देखकर बताइएगा, बुजुर्ग किसको कहते हैं। कुछ देर में एक 80 साल का बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से चलकर आ रहा था। उसको देखकर पंचायत के सभी सदस्य खड़े हो जाते हैं। तभी कान्हा कृष के कान में धीरे से कहता है, साहब, यही हैं गुलशन काका। ये है? अरे जिसके खुद के पैर आधे कब्र में है, वो गांव क्या संभालेगा? कृष की ये बात बोले पर सभी लोग उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं और उन सबके बीच में से गुलशन काका कृष के पास आकर बोलते हैं, अच्छा, तुम हो शहरी पंछी, क्या बोलते रहे हमार बार? हमारे पैर कमर में लटक रहे हैं। अरे बिटुआ, तोरे जैसे सोठो निपट जाएंगे, तब भी हम इस गांव में यूं ही घूमते मिलेंगे। अरे वो सर, एक्चुअली
अरे हटो बे, हमका बैठने दो जरा। गुलशन काका कृष को साइड करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सभी आपस में बैठकर सलाह मशवरा करने लगते हैं कि आखिर चुनाव करवाए जाए या आपसी सहमति से पंचायत के सदस्यों में से किसी को सरपंच चुन लिया जाए। तभी कृष बोल पड़ता है। देखिए, सरपंच आपसी सहमति से नहीं बल्कि जनता की सहमति से चुना जाना चाहिए। आखिरकार काम तो वो जनता के लिए ही कर रहे हैं ना, तो जनता ही चुनेगी तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव में चुनाव हो, आखिर जनता को अपना सरपंच चुनने का बराबर का मौका तो मिले। कृष की बात से सभी पंचायत के सदस्य सहमत हो जाते हैं और गांव में एक बार फिर से सरपंच के चुनाव लड़े जाने की तैयारियां होती है। सरकार की तरफ से चुनाव आयोग वाले गांव में आते हैं और 2 हफ्ते बाद चुनाव की तारीख रखते हैं। साथ ही 2 दिन के अंदर जिसको भी सरपंच के चुनाव में अपना नामांकन देना था वो दे सकता है। जब गांव में ये खबर फैलती है कि सरपंच चुने जाने के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो ये सुनकर काली कृष के पास आकर बोलती है। क्या बात है सचिव जी, आपने तो आते ही गांव में चुनाव करवा दिए। सही किया, वरना गुलशन काका जो खुद अपनी जिंदगी के अंतिम चरण पर है, वो इस गांव के सरपंच बन जाते और 1-2 महीने में उनके जाने के बाद दोबारा चुनाव होते। ये सही है, तुम खुद अपने गांव वालों की बुराई करो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन याद करो उस दिन मैंने की थी तो आप मुझ पर ही चिल्ला रही थी। गजब लोग हैं भाई यहाँ, इसलिए मुझे इस गांव में आना ही नहीं था। माफ करना, लेकिन मैंने अपने गांव की बुराई नहीं की, बस जो सच है वो बोला। और आपको अगर इस गांव में नहीं आना था तो क्यों आए, और अब आ गए हैं तो घुलने मिलने की कोशिश करिए। हमारा गांव इतना भी बेकार नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मतलब बेकार तो है, ये तो तुम भी मानते हो। अरे काली कृष से हंसते हुए बातें कर रही थी और ये सब कुछ दूर से नील, नितिन, मुकेश देख रहे थे, जो काली को किसी और के साथ ऐसे हंसते हुए बातें करते देखकर एक दूसरे से बोलते हैं। ये ताली तो देते तो आज तक तिथि ललते तो बात करने लगी है। पहले वो तलता हतत और अब ये नया ततीब। ए ओ ए आ ए ओ ए आ ए आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ए आ। अरे तुझे बिट्टू तान है उत्ते आते। इन दोनों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। वहाँ काली किसी और लड़के से बात कर रही है और ये फालतू में लड़ाइयों में लगे हुए हैं। काली कृष से बातें करके जाने ही लगती है कि तभी वहाँ हर्ष आता है और काली को कृष के साथ देखकर उनके पास आकर बोलता है। काली, तुम यहाँ? हर्ष जी आप, वो मैं स्कूल से घर जा रही थी तो गांव के नए सचिव जी से कुछ बात करने लग गई। वैसे ये कृष हैं, इस गांव के नए सचिव, और इन्होंने आते ही गांव में दोबारा चुनाव करवाने का फैसला लिया है। अरे सचिव के पास इतनी पावर होती है कि वो चुनाव करा पाए। वो एक्चुअली मैंने सुझाव दिया था, सबको पसंद आया तो चुनाव हो रहे हैं। सही है काली, तुम भी खड़ी हो जाना गांव के सरपंच के लिए। वो क्या है ना, बड़ी बातें करने में तुम भी कम नहीं हो। क्या हुआ हर्ष जी, आप कुछ नाराज हैं? मैंने कुछ किया क्या? एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। कृष काली और हर्ष के बीच में से चला जाता है, जिसके बाद हर्ष काली को बोलता है। तुमने कुछ किया ही नहीं, इसी बात का अफसोस है। लेकिन खैर, जब सब ठीक हो ही गया है तुम्हारे बिना तो किस बात की चिंता। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। हर्ष इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और काली भी हर्ष की बातों को सोचते हुए अपने घर निकल जाती है। अगली सुबह जब काली उठती है तो गांव में बड़ी हलचल होती है। गांव के चारों तरफ लोग झुंड बनाकर आने वाले चुनाव में कौन खड़ा होगा, इसके बारे में बातें करते हैं। काली भी तैयार होकर गांव में निकलती है तो उसे पता चलता है कि सरपंच के चुनाव में गुलशन काका के साथ बस 1-2 और आम लोगों ने नामांकन किया है। ये जानकर काली वहाँ खड़े लोगों से बोलती है, जिनमें भाग्या, मनोज भी शामिल थे। किसी और ने नामांकन नहीं दिया क्या? अरे करिया, और किसने देना था अपना नाम सरपंच के लिए? अरे पूरा गांव जानत है कि गुलशन काका के अलावा कोनो सरपंच बनने लायक नहीं है। अरे तो भाग्या आंटी, आप क्यों नहीं खड़ी हो जाती सरपंच के चुनाव में? वैसे तो बड़ी पंचायती करती रहती हैं, सारे गांव की खबर होती है आपको। अब तो मौका था उस खबर का फायदा उठाने का। ज्यादा नहीं बोल रही करिया तू, और तोहरे का पता कि चुनाव में औरतन का खड़ा होना मना है, वरना तो हम तोहरा नाम दे देते सबसे पहले। का है, तुझे भी तो लोगों के काम में टांग अड़ावे में मजा आता है। अरे काकी, क्यों काली दीदी को सुबह सुबह तानों का नाश्ता करवा रही हो? और काली दीदी, आपको पता ही है पिछले सरपंच के काम, इसलिए सब इस बार गुलशन काका को ही चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि बूढ़े भले ही हो गए हैं लेकिन इस गांव में एक वही ऐसे व्यक्ति है
जो इंसान को देखकर ही उनके अंदर का मर्ज बता देते हैं। खुद तो वो कब तक जिंदा है पता नहीं, दूसरों का मर्ज बताएगा। जैसा ठीक लगे आप सबको। वैसे तो गांव का सरपंच किसी युवा को बनना चाहिए था जो सचिव जी के साथ मिलकर गांव का भला करता। सभी लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे। तभी वहाँ कृष आता है जो लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था। उसे देखते ही भाग्या कहती है, ए कौन बा? आंटी आप इनको नहीं जानती? अरे ये इस गांव के नए सचिव हैं, कृष। क्या? किस भी किसी का नाम होवत है? अरे आंटी किस नहीं कृष, कुछ भी बोलते हैं यहाँ के लोग। अरे अंग्रेजी हमको नहीं आवत है, हिंदी वाला नाम बतावा। आंटी हिंदी में चुम्मा नाम है इनका। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ के लोग। हाय दैया, चुम्मा, छी छी छी। भाग्या तो वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है, लेकिन काली ये देखकर बहुत हंसती है। पर तभी उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है। ये दर्द। मिस काली, आप ठीक तो है ना? काली दीदी ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, वो मुझे स्कूल जाना है। काली वहाँ से चली जाती है और जब वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ उसकी कक्षा की लड़की अमोली काली के पास आकर बोलती है, मैडम जी आपको पता है हर्ष भैया गांव से जा रहे हैं। अभी वो सभी बच्चों को टॉफी बांट रहे थे और बोल रहे थे कि अपना ख्याल रखना। क्या हर्ष गांव से जा रहा है? उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। काली स्कूल से छुट्टी लेकर सीधे हर्ष के घर के एड्रेस पर जाती है, जहाँ हर्ष गाड़ी में अपना सामान रख रहा था। और काली उसके पास जाकर बोलती है, हर्ष कहाँ जा रहे हो तुम? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताना जरूरी था क्या काली? और तुमने मुझे बताया? मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया? और तुमने कल भी मुझसे उखड़े लहजे में बात की। आखिर बात क्या है? तुम मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? सीधा सुनना है तो सुनो। उस दिन रानो को बचाने के लिए तुमने बड़ी बड़ी बातें की और जब गांव वाले मिलकर उसको जलाने जा रहे थे तो तुम वहां एक बार भी नहीं आई। क्यों? तुम्हारी फिक्र क्या सिर्फ बातों के लिए थी? तुम जानती भी हो अगर वहां वो काले नकाब वाली लड़की नहीं आती तो वो लड़की और उसका प्रेमी जिंदा जला दिए जाते। हर्ष वो मैं नहीं है ना कोई जवाब बातों का? होगा भी कैसे? तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकलोगी सोचा भी नहीं था। तुमने हमसे तो अपना बोला हुआ काम करवा लिया लेकिन खुद बुज़दिलों की तरह भाग गई। तुम्हें सिर्फ भागना आता है काली, और मैं तो तुम्हें पसंद। क्या पसंद? बोलो हर्ष, अपनी बात पूरी करो। कुछ नहीं, और अब मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो ये तो बताओ। तुमसे दूर, इस गांव से दूर। वैसे भी मैं इस गांव में फैक्ट्री बनने तक ही था और अब वो बन गई है तो मैं जा रहा हूँ। वापस कब आओगे? शायद कभी नहीं, और बेहतर यही होगा तुम भी अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। किसी को बचाने वाली झूठी बातें बंद करो। जा रहा हूँ मैं। हर्ष इतना बोलकर कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। हर्ष को जाते देखकर काली की आंखें भर आती है और वो खुद से कहती है, जाओ तुम भी चले जाओ। सब मुझे ऐसे ही बीच राह में छोड़कर ही तो जाते हैं ना। पहले गोरी, माँ, बाबा और अब तुम। सही कहते हैं लोग, खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना गुस्सा दिखाकर चले गए, एक बार भी मेरी बात तो सुनते। उस समय पहले ही तो मुझे लगने लगा था कि तुम औरों से अलग हो, लेकिन तुमने भी साबित किया कि तुम भी बाकियों जैसे ही हो। अपनी जिंदगी, अपने जज्बात, अपनी सोच से ही फर्क पड़ता है। जाओ, चले जाओ और दोबारा मत आना। नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत, नहीं है। काली को हर्ष के जाने का बहुत बुरा लगता है और वो उसी जगह पर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, अब ये क्यों? भगवान, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से? काली के इतना बोलते ही उसकी बंद आंखों के सामने एक दृश्य आने लगता है जो कि हर्ष से संबंधित था, जिसमें उसे दिखता है कि हर्ष जब गांव से बाहर जा रहा था तभी उसी की गाड़ी पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिसमें हर्ष से उसका सारा सामान छीनकर वो उसे बुरी तरह मार रहे थे। इतना देखकर काली अपनी आंखें खोलती है। नहीं, मैं हर्ष के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। भले ही वो मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मैं तो उससे नहीं। काली, ये सब सोचने का समय नहीं है। चल, हर्ष को बचाने जाना है, लेकिन अभी इतना भी समय नहीं है कि घर जाकर कपड़े बदलूं। क्या करूं? काली घबराहट में सोचते हुए चुटकी बजा देती है और अचानक ही उसके कपड़े बदल जाते हैं। वो अपने काले नकाब वाले अवतार में आ जाती है और खुद को ऐसे अचानक देखकर वो हैरानी से कहती है, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? मैंने तो बस चुटकी। 1 मिनट, चुटकी?
काली को समझते देर नहीं लगती कि उसके पास एक अद्भुत शक्ति है और वो अब बिना देर लगाए हवा की रफ्तार से हर्ष के पास जा रही थी। तो वहीं हर्ष उदास मन से शहर की तरफ जा रहा था कि तभी वो देखता है कि एक घायल आदमी शॉल ओढ़े रास्ते पर पड़ा है और दर्द से करहा रहा है। उसे देखकर हर्ष अपनी कार रोक देता है। ये आदमी दर्द में है, शायद कोई इसका एक्सीडेंट करके इसे छोड़कर चला गया है। ये बोलकर हर्ष गाड़ी से उतरता है और उस आदमी के पास जाता है। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपको कोई मदद चाहिए क्या? हर्ष की बात सुनकर वो आदमी मौका पाकर उस पर चाकू तान देता है और तभी झाड़ियों में छुपे उसके दो साथी निकलकर बाहर आते हैं और उनमें से एक कहता है, चुपचाप तेरे पास जो भी पैसा है वो मेरे हवाले कर दे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम सबने मुझे लूटने के लिए ये सब नाटक किया? हाउ डेयर यू? अरे बिडू, ये सब मत बोल, चुपचाप जो तेरे पास है सब कुछ अपन को दे दे। हर्ष उनसे डरकर अपने सब पैसे मोबाइल उनको दे देता है कि तभी हर्ष मौका पाकर एक गुंडे के पेट में मुक्का मारता है। लेकिन तभी दूसरा गुंडा हर्ष को पकड़ लेता है और उसका तीसरा साथी भी हर्ष को पकड़ लेता है। जिसके बाद हर्ष ने जिस गुंडे को मारा था वो हर्ष के सामने आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है, ये तेरी फिल्म चल रही है? हैं? हीरो बनेगा? हैं? इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारो इसको। ये बोलकर गुंडे लहूलुहान हर्ष को मारने लगते हैं और एक गुंडा चाकू लेकर हर्ष के पेट में घोंपने लगता है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और धूल आसपास उड़ने लगती है। और जब सभी की आंखों के आगे से धूल हटती है तो उन सभी गुंडों के सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे। तुम लोगों ने इस गांव के आदमी को नुकसान पहुंचाने की सोची भी कैसे? ए लड़की, तू यहाँ मरने क्यों आ गई? देख, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ से गई नहीं तो इसके साथ तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। रे बाबा, मर्दों की लड़ाई के बीच तुझ जैसी औरत का वाला क्या काम? जब तुम जैसे मर्द अपनी मर्दानगी को गलत जगह दर्शाते हैं तो हम जैसी औरतों को तुम्हारा सामना करने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। अरे है कौन तू जो यहाँ आकर ये सब बोल रही है? नकाब से तो तू मुस्लिम लग रही है और बिंदी से तू हिंदू और पहनावा तेरा सिखड़ी वाला है। आखिर तू है किस धर्म की? ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। मैं इंसानियत के धर्म से हूँ पापी। जब जब कोई गुनहगार किसी भी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी करेगा तो इंसाफ करने ये काली आएगी, जिसका किसी धर्म से, किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। सुन, ये बहुत बोल रही है, मैं देखता हूँ इसको, तू रुक जरा। दूसरा गुंडा इतना बोलकर काली की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी काली उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और वो तेजी में गोल गोल घूमने लगता है और वापस अपने साथी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे तू यहाँ कैसे आया? तू तो उसको सबक सिखाने गया था ना? लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। पीछे वाले को बोल, इससे निपटे। ये बोलकर साथी नंबर 2 पीछे पलटता है और देखता है कि उसका एक साथी ढेर पड़ा है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मैं बताता हूँ। दूसरा साथी दोबारा से लड़ने के लिए जाता है और काली एक चुटकी बजाती है जिससे आदमी की पतलून उतर जाती है और वो चाकू छोड़कर पतलून उठाता है और काली अपनी शक्तियों से चाकू को अपने हाथ में ले लेती है। ये देखकर दोनों गुंडे अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में ही भलाई समझते हैं। जिसके बाद काली एक चुटकी बजाती है और घायल हर्ष के सब जख्म भर जाते हैं। आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वैसे आप है कौन? इस गांव में पहले भी आपको देखा है, लेकिन आपका नाम कुछ नहीं पता। नाम जानने से पहले जरा अपना सामान देखिए, सब ठीक तो है ना? हर्ष ये सुनकर अपने सामान की तरफ नजरें घुमाता ही है कि तभी काली हवा की रफ्तार से वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद काली भी अपने घर आ जाती है और हर्ष भी अपनी कार लेकर शहर के लिए निकल जाता है। काली के मन में हर्ष के लिए पनपते जज्बात हर्ष के ऐसे अचानक जाने से उसे तोड़ देते हैं। काली अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ उसकी जुड़वा बहन गौरी की आत्मा आती है और कहती है,
काली, अगर तू ऐसे लोगों के आने जाने से खुद को तन्हा कर लेगी तो इस दुनिया का सामना कैसे करेगी? गौरी, तू देखना, हर्ष भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूँगी? काली, कोई आए या जाए, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, ये बात याद रखना। ये कहकर गौरी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन किसी तरह वो खुद को संभालते हुए अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ के हाथ के पास अपना सर रखते हुए कहती है और अपनी माँ के हाथ के पास अपने सर को रखते हुए बोलती है, माँ, तुम्हारी बेटी फिर से अकेली हो गई। माँ, गौरी को बोलो ना मुझे भी अपने साथ ले जाए। बाबा और गौरी तो भगवान के पास बैठकर मुझे रोते हुए देखकर मेरा मजाक बना रहे होंगे, लेकिन माँ सच में बहुत दिल दुखता है जब कोई अपना छोड़कर जाता है। जीने की आस खत्म हो जाती है। काली अपने सर को झुकाए ही अपनी माँ के पास अपना दुख सुनाते हुए सो जाती है। लेकिन लगभग 1-2 घंटे बाद अचानक काली के सामने वही टंकी पर चढ़े आदमी का सपना आता है और सभी गांव वाले नीचे से चिल्ला रहे थे। ये देखकर काली की आंखें खुल जाती है। तो अपने गांव की टंकी है, मुझे अभी जाना होगा। काली हॉस्पिटल से सीधा गांव में जाती है तो वहाँ गांव की पानी की टंकी पर एक सोहन नाम का गांव का लड़का देखती है, जो टंकी पर खड़े होकर अपने गांव वालों को कूदने की धमकी देते हुए कहता है, गांव वालों, मैं कूद जाऊंगा। इस गांव में अब भी कुछ लोग एक ही गांव के 2 लड़के लड़की को मिलने से रोक रहे हैं और अगर मुझे मेरी प्रेमिका नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे बावला हो गया है क्या? नीचे आजा सोहन बेटा, तेरी शादी करवा देंगे जिससे तू बोलेगा। ना काकी, मुझे भरोसा नहीं है, कहीं मुझे और मेरी वाली को भी ये गांव वाले मारने पर उतारू हो गए तो। ये क्या बच्चों वाला काम कर रहा है ये पागल? और आपने भगवान मुझे इससे बचाने भेजा और मैं क्या समझाऊं उसको जब भाग्या आंटी की नहीं सुन रहा। लेकिन कोई नहीं, फिर भी काली कोशिश तो करनी ही है। काली कुछ बोलने को होती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ गुलशन अपने कमजोर पैरों के साथ धीरे धीरे आ रहा था और कृष भी गांव वालों की भीड़ देखकर वहीं रुक जाता है। इतने में गुलशन उस लड़की के माँ बाप के साथ आता है जिससे सोहन प्यार करता था और वहाँ आकर बोलता है, अरे सोहन बेटा, ये देख, मैं लड़की के माँ बाप को लेकर आ गया हूँ और ये शादी के लिए मान गए हैं। चल अब तू भी मान जा, नीचे आ जा बिटवा। अरे बाबा, तुम तो बहुत अच्छे निकले, भगवान तुम्हें जल्दी ऊपर बुलाए। नहीं, माफ करना, मतलब भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। 80 साल के तो हो गए हैं और अब क्या शतक करके जाएंगे? और बाबा, इस बार मेरा वोट तुम्हें ही जाएगा, मेरी प्रेमिका और मेरे खानदान का भी। गुलशन काका, तुमने तो सच में बहुत अच्छा कर दिया। अरे लड़की वालों को मना लाए सीधा। अब तो नीचे आजा सोहन। हाँ, आ रहा हूँ काली। सोहन टंकी से नीचे आ जाता है और सारे गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगते हैं। ये सब देखकर काली अपना सर पकड़ते हुए वापस जाने को होती है। तभी कृष उसके पास आकर बोलता है, अब ये क्या है? यहाँ सारे ऐसे नमूने हैं क्या? सारे नहीं, लेकिन कुछ है ऐसे। पर आपको पता है, अब सचिव जी इस मामले में गांव के सरपंच के चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा। गुलशन काका लगभग चुनाव जीत गए हैं। फिर तो भूल जाओ इस गांव का विकास। जब ऐसे स्लो मोशन वाले आदमी गांव के सरपंच होंगे तो गांव का क्या ही होगा। काली और कृष दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनके पास भाग्या आती है और काली को कहती है, ओ करिया, का बात कर रही है चुम्मा बाबू से? तनिक थोड़ी बात हमरे नील नितिन मुकेश से भी कर लिया कर, बेचारे पूरा दिन काली काली करते रहते हैं। अरे आंटी क्या यार, मेरा नाम कोई चुम्मा बाबू नहीं है। क्या काली, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? आंटी क्या बात करूं आपके सपूतों से? एक जो बोलेगा वो मेरी समझ में नहीं आएगा, एक की ऑडियो ही खराब है और जिसकी ऑडियो ठीक है उसके कान खराब है, उसको मेरा कहाँ समझ नहीं आएगा। ऐसे में उन तीनों से क्या बात करूं? वैसे आंटी, आपके बेटे गूंगे बहरे हैं, तो आपने कहीं इनका इलाज क्यों नहीं करवाया? चुम्मा बाबू? चुम्मा नहीं है मेरा नाम। वो क्या है ना, हम इस गांव में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं है और शहर जाकर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सही मौका है आपके पास। सरपंच चुनने से पहले बोलिएगा, जो इंसान गांव में सबसे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर लाएगा हम उसी को वोट देंगे। अरे वाह चुम्मा बाबू, बहुत अच्छा सुझाव दिए हो। हम ये बात गांव के कुछ औरतों को भी बताते हैं। भाग्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है तो वहीं काली कृष को उसके इस सुझाव के लिए शाबाशी देती है। अब उस दिन के बाद से गांव में चुनाव प्रचार बहुत जोरों शोरों से चलता है।
हर उम्मीदवार अपने अपने लिए घर घर जाकर वोट मांगता है। गुलशन भी घर घर जाकर वोट मांगता है और घूमते हुए वो गांव में रहने वाले मनोज के घर पहुंचता है, जहां मनोज को घर से बाहर बुलाकर गुलशन उससे कहता है, अरे मनोज, हमने सुना है कि तुमको अक्सर खेत के रास्ते से काम पर जाते हुए बड़ी परेशानी होती है। हाँ काका, होती तो है। तो हम खेतों में एक शौचालय बनवा देंगे, जिससे वहाँ जाने वाले लोग शौचालय में जाएं और खेत की जमीन को भी साफ रखे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा ये? क्या बोलते हैं उसको? आइडिया तो बहुत ही गजब का है काका। ठीक है, फिर तय रहा, हम शौचालय बनाएंगे और तुम हमें सरपंच। गुलशन ऐसे ही घर घर जाकर लोगों की परेशानी को ठीक करने की बात करता है और उसका नतीजा ये निकला कि जब चुनाव का समय आया तो सभी ने गुलशन को ही अगले सरपंच के लिए चुना। अपनी जीत पर 2 लोगों के कंधे पर बैठकर गुलशन पूरे गांव के चक्कर लगाते हुए सबसे बोलता है, आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सरपंच बनाया। अब आपकी सारी परेशानियां कभी नहीं मिटेगी, मेरा मतलब बहुत जल्द निपट जाएंगी। ये सब काली अपने घर के आंगन से देखते हुए खुद से कहती है। अब ये गांव एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसको चलने के लिए खुद किसी के हाथ की जरूरत होती है। भगवान ही बचाए अब किशनगढ़ को।